स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया। यहां पर मैं भी बिल्कुल एकदम मजे में। बच्चों, हम लोग के पास चल रहा है मटेरियल कॉस्ट। ईओक्यू का कंसेप्ट हमने देखा था लास्ट क्लास में, ईओक्यू के क्वेश्चन किए थे। हमारे पास 2-3 क्वेश्चन बस ईओक्यू के और बचे हैं। ईओक्यू का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। अगर ईओक्यू की अब हम बात करें तो पूरी तरीके से बच्चे सीख चुके हैं कि ईओक्यू के अंदर बेसिकली एक रिपीटेड ऑर्डर क्वांटिटी का कंसेप्ट है कि आखिर कितनी क्वांटिटी को हमें रिपीट करना है, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देना है। उसके साथ एसोसिएटेड है ऑर्डरिंग कॉस्ट, जिसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट पर ऑर्डर या ए बाई आर ओ क्यू मल्टीप्लाई बाई ओ। दूसरी कॉस्ट हमारी एसोसिएटेड है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब है जो भी आपके पास यूनिट्स हैं उनको होल्ड करने का, स्टोर करने का खर्चा, जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट और ऑब्सोलेंस लॉस कवर हो जाते हैं। इसके बाद में हमारे पास ईओक्यू का फॉर्मूला आ जाता है आपके पास √2AO डिवाइड बाई सी। ए में ध्यान रखना है, ए का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इन क्वांटिटी टू बी परचेज। कितनी क्वांटिटी हमें एक साल में परचेज करनी है। ओ का मतलब है कॉस्ट पर ऑर्डर और सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिए गए थे, क्वेश्चन बड़े आराम से बन गए होंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा आसान कंसेप्ट है। ईओक्यू खत्म होने के बाद जो हमारा दूसरा कंसेप्ट है लेवल सेटिंग, वो इससे भी बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान। और ये चैप्टर सिर्फ ईओक्यू और लेवल सेटिंग ही है। आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस का भी लेवल देख रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। आज हम लोग करने वाले हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे। हमारे पास सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं ईओक्यू से रिलेटेड। यहां पर हमारे पास आपको आना है पेज नंबर 1.53 पर, PYQ 32 पर। PYQ 32 पेज नंबर 1.53, इस पर आ जाइए। जो आपके पास बुक रहती है वो मेरे पास ऐसे प्रिंटेड पेज में रख लेता हूं मैं, जो जो करवा रहा होता हूँ वो क्वेश्चन निकाल के। क्योंकि बुक पलटना पूरी पूरी मेरे लिए उतना आसान नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि आप लोग कलर्ड बुक का मजा ले रहे हैं और मेरे प्रिंट आउट ब्लैक एंड व्हाइट है, मैं उससे पढ़ा रहा हूँ, उसमें देख देख कर। जी, PYQ 32 बहुत ही सिंपल, बहुत ज्यादा आसान। देखते हैं जरा एक बार। अनलिमिटेड A Limited, a toy company, purchased its requirement of raw material from S Limited at rupees 120 per kilogram। ठीक है जी। द कंपनी इनकर्स अ हैंडलिंग कॉस्ट 400 प्लस फ्रेट 350 पर ऑर्डर। एक ऑर्डर पे जो हमारा खर्चा आ रहा है वो आ रहा है हैंडलिंग का 400 और फ्रेट 350। तो हैंडलिंग का मतलब होता है लोडिंग अनलोडिंग, सामान को उठाना, और फ्रेट हो गया लाने जाने का किराया। ये दोनों ही ऑर्डरिंग कॉस्ट हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर ऑर्डरिंग कॉस्ट के दो टुकड़े किए गए हैं। अगर आप बात करते हैं कि यहां पर कॉस्ट पर ऑर्डर कितना होगा, तो 400 प्लस 350, 750 हमारे पास कॉस्ट पर ऑर्डर आएगा। ओके। द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज 0.25 पर केजी पर मंथ। पर मंथ दिया हुआ है, तो जो हमारे पास कैरिंग कॉस्ट है, और कैरिंग कॉस्ट के आगे एक इंक्रीमेंटल शब्द भी लिखा है, इसका क्या मतलब है देखते हैं। कैरिंग कॉस्ट 25 पैसे पर केजी पर मंथ है, हमें पूरे साल का चाहिए होता है, तो पूरे साल का आपके पास हो गया 3 रुपए। ठीक है। कह रहे हैं इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एट 0.25 पर केजी पर मंथ। इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑन द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज 15 रुपीज पर केजी पर एनम। अब देखिए, एक कैरिंग कॉस्ट तो आ गई 25 पैसे पर केजी पर मंथ, और फिर कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। मैंने पहले भी ये चीज बताई थी। देखिए, वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या आता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट में हमारे पास कैश, बैंक, डेटर, और एक चीज आती है स्टॉक। स्टॉक के अंदर एक स्टॉक आता है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। तो ये कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, यानी इसको जो हम फाइनेंस करते हैं, यानी वर्किंग कैपिटल में जो पैसा लगाते हैं, तो जो पैसा वर्किंग कैपिटल में लगता है वो कैश, डेटर, स्टॉक सब चीजों में लगा हुआ है। उस फाइनेंस का जो इन्वेंट्री का हिस्सा है,
इन्वेंट्री में जो इन्वेस्टमेंट है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में, उसके 15 रुपीज पर केजी पर एनम है। ये आपको इनडायरेक्टली इंटरेस्ट कॉस्ट बता रहे हैं। तो कैरिंग कॉस्ट इन्होंने दो टुकड़ों में दी है, और ये जो आपका वर्किंग कैपिटल फाइनेंस है ये बेसिकली सीधे लिख देते इंटरेस्ट कॉस्ट। पर अगर सीधे सीधे लिख देंगे तो फिर क्वेश्चन में मजेदारी कैसे बनेगी। तो यहां पर ये हमारे पास आ गया 15 रुपीज पर केजी पर एनम। तो कैरिंग कॉस्ट में दो हिस्से हैं, एक तो दे दिया 25 पैसे, चालाकी क्या करी पर मंथ दिया, चलो वो तो 3 रुपए हमने निकाल लिया। दूसरा है इंटरेस्ट का खर्चा, जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो पर एनम दिया है। तो यहां पर 15 जोड़कर हमारी कैरिंग कॉस्ट 18 रुपीज आएगी। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसके जैसे दो क्वेश्चन हो रहे हैं सिमिलर, जिनमें यही लाइन हमें मिलेगी, तो धीरे धीरे हमें आदत हो जाएगी। इसके बाद में अब जरा देखिए, ओ हमें निकालना पड़ा, ओ इन्होंने दो हिस्सों में दिया, 750 आ गया। फिर सी हमें निकालना पड़ा, दो हिस्सों में दिया था, वो भी आ गया हमारे पास। अब जरा देखिए, अब जो ए निकालना है वो भी ये तोड़ तोड़ कर देंगे। एनुअल प्रोडक्शन ऑफ दीज ट्वाइज, ट्वाइज क्या है, प्रोडक्शन क्या है, इसका मतलब बात हो रही है फिनिश्ड गुड्स की। तो हम टॉय बनाते हैं, प्रोडक्शन का मतलब फिनिश गुड्स का बनना। तो प्रोडक्शन ऑफ टॉयज फिनिश गुड्स जो बनेगा वो हमारे पास 60,000 यूनिट्स बनेंगी। ठीक है जी, पूरे साल में 60,000 यूनिट बनानी है। एंड 5 यूनिट्स ऑफ टॉयज आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल के 1 किलोग्राम से 5 खिलौने बन जाते हैं। पहले उल्टा होता था। अब जरा देखिए, पहले क्या करते थे, ये ऐसे कहते थे फिनिश गुड्स 60,000 यूनिट बनाना है, ओके, फिनिश गुड्स, और कहते थे रॉ मटेरियल की 1 यूनिट लगेगी तो 60,000, 2 यूनिट लगेंगी तो 1 20, 3 यूनिट लगेंगी तो 1 80। अब ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं रॉ मटेरियल का 1 kg होगा, 1 kg रॉ मटेरियल, और उससे 5 खिलौने बन जाएंगे, तो हर एक खिलौना 200 ग्राम का बन रहा होगा। बड़ा सिंपल है। तो अब यहां पर क्या होगा, 60,000 खिलौने बनाने हैं और रॉ मटेरियल के 1 kg से 5 खिलौने बनते हैं, तो यहां पे डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा कि 1 kg से 5 खिलौने। तो 60,000 खिलौनों के लिए कितने किलोग्राम रॉ मटेरियल चाहिए, 12,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल आपको जरूरत पड़ेगी। उल्टा करके देखिए, 12,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल है और 1 किलोग्राम से 5 खिलौने बनते हैं, तो देखिए कितने टॉयज हो गए, 60,000 टॉयज आपके बनकर तैयार हो गए। ठीक है, ओके। तो यहां पर हमें ए भी निकालकर दिखाना पड़ेगा। ओके जी। अब रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसमें हमें ए भी निकालना है, ओ भी निकालना है, सी भी निकालना है, और क्वेश्चन कितने नंबर में दिया, 5 नंबर में। वैसे इस तरीके का क्वेश्चन 10 नंबर में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं, PYQ 32। ओके, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिक्वायरमेंट नंबर ABC। यहां पर आंसर निकाल देंगे और यहां पर दिखा देते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट को आप WN लिख सकते हैं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ठीक है जी। ए निकालना है, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, बहुत ही सिंपल, 60,000 यूनिट्स ऑफ टॉयज यानी फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाई 5 यूनिट्स इन 1 किलोग्राम। तो 12,000 किलोग्राम आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग के अंदर हैंडलिंग प्लस फ्रेट दोनों चीजें आएंगी। तो हैंडलिंग है 400, फ्रेट है 350, 750 पर ऑर्डर। और थर्ड हमारे पास सी, कैरिंग कॉस्ट के अंदर हमारे पास, कैरिंग कॉस्ट के अंदर हमारे पास इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट दी हुई है और वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। तो अलग अलग की जरूरत नहीं है, सीधे 25 पैसे पर केजी पर मंथ, 12 मंथ्स, प्लस 15 रुपीज पर केजी पर एनम,
तो हमारे पास सीधा आ जाएगा 3 और 15 ₹18 पर केजी पर एनम। ये हमारे पास तीनों चीजें निकल जाएंगी। 2 मल्टीप्लाई बाई 12,000 मल्टीप्लाई बाई 750 डिवाइडेड बाई 18 अंडर रूट। आ जाओ जी। 1000 किलोग्राम हमारा आ गया। पॉइंट नंबर एक आंसर बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान। अगर किसी क्वेश्चन में एक जरा सी भी लाइन अलग होगी, एक जरा सा भी शब्द अलग होगा, तो वो क्वेश्चन क्लास में होगा। होमवर्क में सिर्फ वही क्वेश्चन हो सकते हैं जो बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो, और वो भी मैं आपको साथ में बता बताकर होमवर्क के क्वेश्चन भी पहले रीड करवा कर कैसे होंगे बता रहा हूं। होमवर्क करने में पता है सबसे बड़ी चीज क्या होती है? जब आप होमवर्क करते हो और आपके क्वेश्चन के आंसर आते हैं, तो जो एक कॉन्फिडेंस बनता है ना कि हाँ हम खुद से कर पा रहे हैं, पेपर में मजा आना शुरू हो जाता है, पेपर हल्का लगने लग जाता है। बहुत आसान पेपर है, पूरा का पूरा कोस्टिंग कॉमन सेंस पे है, पूरा कॉमन सेंस। चीजों को समझो, अच्छा सामान का ऑर्डर देना है, जो ऑर्डर देंगे उसी को तो सेट करके रिपीट करते रहेंगे, हम घरों में भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट, अच्छा कैरिंग कॉस्ट तो एवरेज लेंगे क्योंकि कभी स्टॉक पूरा होगा कभी जीरो हो जाएगा। तो पूरा कॉमन सेंस पे बैठा हुआ ये पेपर है, बहुत ही सिंपल है, और इसमें 80-90 स्कोर करना बहुत आसान है, बहुत आसान। 100 नंबर भी आते हैं कोस्टिंग में बच्चों के। और इसके बाद में एक तो ये चीज हो गई। दूसरा मैंने क्या कर रखा है, आपने देखा हो पीवाईक्यू और बीक्यू अलग अलग बांट रखे हैं। पीवाईक्यू सेक्शन अगर मैं चाहूं तो बीक्यू के साथ मर्ज कर सकता हूं, फिर हो जाए क्वेश्चन 1 2 3 4 इस तरीके से। पर आप प्रैक्टिकली सोचिए, जब पीवाईक्यू करते हैं तो अंदर में ये फील आता है कि एक कोई ना कोई ऐसा अटेम्प्ट था जिसमें ये क्वेश्चन बच्चों ने एग्जाम में बैठ के किया था। अगर हम वो क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इट मींस जब हमारा अटेम्प्ट आएगा तो हम भी कर पाएंगे। ये कॉन्फिडेंस, ये सेक्शन जो अलग अलग बांटा हुआ है उसकी वजह से आ पाता है। रिक्वायरमेंट नंबर बी, एडवाइज हाउ फ्रीक्वेंटली कंपनी शुड ऑर्डर टू मिनिमाइज इट्स प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट, एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। कह रहे हैं कि भाई एक तो 360 डेज हो गए पूरे साल में, कह रहे हैं हाउ फ्रीक्वेंटली कंपनी शुड ऑर्डर टू मिनिमाइज इट्स प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट। तो प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट का मतलब मटेरियल को परचेज करने की कॉस्ट। तो बताइए मटेरियल को परचेज करने की कॉस्ट कब कम आती है? जब आप ईओक्यू पर ऑर्डर देते हो। तो ये सीधे कह देते कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स बताओ, इस लाइन को लिखने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ आप वैसे ही बता देते कि आपका ऑर्डर शेड्यूल क्या है। अच्छा, हाउ फ्रीक्वेंटली कंपनी शुड ऑर्डर, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को कई बार बच्चा सोच लेता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऑर्डर फ्रीक्वेंसी जब भी पूछी जाती है वो नंबर ऑफ ऑर्डर नहीं पूछते, इसको हम ऑर्डर शेड्यूल बोलते हैं, ऑर्डर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उसमें हम ये बताते हैं कि कितने दिन में ऑर्डर दिया जाएगा। आराम से देखिएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स और ऑर्डर फ्रीक्वेंसी एक चीज नहीं है, जबकि पढ़ने में ऐसा लगता है कि हाँ ये एक ही चीज होगी। तो रिक्वायरमेंट नंबर बी, हाउ फ्रीक्वेंटली कंपनी शुड ऑर्डर। तो यहां पर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी, लगता है ऐसा है कि शायद ऑर्डर शेड्यूल ब्रैकेट हाउ फ्रीक्वेंटली कंपनी शुड प्लेस ऑर्डर, फ्रीक्वेंटली कंपनी शुड ऑर्डर या प्लेस ऑर्डर। तो ये ऑर्डर शेड्यूल, इसको दूसरा बोला जाता है कि ऑर्डर डिलीवरी कितने दिन में होगी। वो अभी जब स्टॉक लेवल्स आएंगे वहां पर भी हमें देखने के लिए मिलेगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ डेज की जगह बच्चा कई बार नंबर ऑफ मंथ या नंबर ऑफ वीक्स भी कर सकता है। वो जब कैलकुलेशन आएगी फिर बताऊंगा मैं आपको। इसमें वर्किंग नोट बनता है हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर बहुत सिंपल होता है, ए बाई आर ओ क्यू। तो एनुअल रिक्वायरमेंट है आपकी 12,000 किलोग्राम, 12,000 किलोग्राम पूरे साल की रिक्वायरमेंट है। एक ऑर्डर का साइज क्या है आपका? 1,000 किलोग्राम। तो पूरे साल में आप कितने ऑर्डर दोगे? 12 ऑर्डर दोगे। ठीक है,
पूरे साल में आपके 12 ऑर्डर्स प्लेस होने हैं, ये है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब ये जो पूछा जाता है हाउ फ्रीक्वेंटली कंपनी शुड प्लेस ऑर्डर या ऑर्डर शेड्यूल, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर के बीच में कितने दिन का गैप रहेगा, यानी कितने दिन में आप अगला ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो ध्यान से देख लो एक बार, पूरे साल में कितने ऑर्डर, कितने दिन, 360। 360 डेज पूरे साल में है, और पूरे साल में आपको कितने ऑर्डर देने हैं? 12 ऑर्डर देने। ओके जी। तो हर 30 डेज में आपका एक ऑर्डर प्लेस होता होगा, या 12 ऑर्डर 12 महीने में दे रहे हो, एक साल यानी 12 महीने, तो 12 ऑर्डर 12 महीने में, यानी हर महीने आप एक ऑर्डर प्लेस करते होंगे। तो ऑर्डर शेड्यूल का मतलब होता है कितने दिन में आप ऑर्डर प्लेस करते हो। तो 360 डेज में 12 ऑर्डर है, यानी हर दिन हर 30 डेज में एक ऑर्डर होगा। अच्छा, नंबर ऑफ डेज इन्होंने कह दिया 360 है, क्वेश्चन में बोल दिया। ये देखिए, क्वेश्चन ने कहा है कि आपको मानना है कि एक साल में 360 डेज है। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो हम 365 लेते। 360 कभी भी अपने मन से नहीं लेना, क्वेश्चन में लिखा होगा तभी 360 लेना है, अदरवाइज 365 से ही क्वेश्चन करेंगे। दूसरा पॉइंट, क्या ये जो ऑर्डर शेड्यूल है ये डेज में ही करना जरूरी है? क्वेश्चन ने आगे लिख दिया 360 डेज है, तो हमने डेज में निकाल दिया, वरना बच्चा इसको मंथ में भी निकाल सकता है। मंथ में कैसे करेगा? ऊपर नंबर ऑफ मंथ आ जाएंगे, पूरे साल में कितने महीने, 12, ऑर्डर कितने, 12, तो हर 1 मंथ में एक ऑर्डर जाता होगा। अच्छा, वीकली निकालना है तो पूरे साल में 52 वीक्स, पूरे साल में ऑर्डर 12, तो 52/12, यानी 4.33 वीक पर एक ऑर्डर प्लेस होता होगा। तो वीकली, मंथली, डेली किसी भी बेसिस पे निकाला जा सकता है। जो रिकमेंडेड है वो डेली है, जो सजेस्टेड आंसर आता है वो तीनों से आता है, पर डेली पे निकालो आप, कंफर्टेबल रहता है। ओके, इसकी रिक्वायरमेंट नंबर सी। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स में सुनने में लगता है एक जैसा है, लेकिन कभी भी आपसे पूछा जाए हाउ फ्रीक्वेंटली ऑर्डर शुड बी प्लेस, तो स्टडी मॉड्यूल सजेस्टेड आंसर ऑर्डर शेड्यूल बताते हैं, जबकि पढ़ने में लगता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स ही पूछा जा रहा है। ध्यान रखनी ये बात, अभी जब क्वेश्चन धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे ये चीजें आपको सेट हो जाएंगी दिमाग में। लास्ट पॉइंट, कैलकुलेट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एनम एज पर ईओक्यू। तो ईओक्यू पर आपकी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी ये पूछ रहे हैं। तो ये तो भाई हमारे बाएं हाथ का खेल है, आ जाइए। कैलकुलेशन ऑफ एनुअल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट एज पर ईओक्यू। हम्म 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 एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट ए बाई आर ओ क्यू मल्टीप्लाई बाई ओ। यहां पर ए बाई आर ओ क्यू की जगह आप नंबर ऑफ ऑर्डर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 12 ऑर्डर आप पहले ही निकाल चुके हैं क्वेश्चन में। 12,000 डिवाइड बाई 1,000, 12 ऑर्डर हो गए, 750 ले रहे हैं हम। राउंड ऑफ ऑर्डर आए हैं आपके 12,000 बाई 1,000, 12 राउंड ऑफ आया है, 9,000 का खर्चा आ गया। सेकंड, एनुअल कैरिंग कॉस्ट हाफ ऑफ आर ओ क्यू मल्टीप्लाई बाई सी। मैं पहले ही बता दूं 9,000 आएगा ये भी, क्योंकि ईओ क्यू पर ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होती हैं, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर्स राउंड ऑफ आने चाहिए। अगर यही नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाता 12.2, तो हमें उसे 13 करना पड़ता, जिसकी वजह से ऑर्डरिंग कॉस्ट बदल जाती। हाफ ऑफ आर ओ क्यू मल्टीप्लाई बाई सी था 18, 12,000/2 मल्टीप्लाई बाई 18, सॉरी 1,000 है, 1,000/2 मल्टीप्लाई बाई 18, 9,000। जब भी क्वेश्चन आपसे ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट पूछे तो टोटल कर देना हमेशा। 9,000 प्लस 9,000, 18,000। इन्होंने टोटल मांगा हो या ना मांगा हो, जब भी ऑर्डरिंग कैरिंग पूछे उसका टोटल करके दिखाइए। ये एक पैटर्न रहता है कि टोटल करके दिखा दो।
अगर नहीं मांगा और आप नहीं करके आते तो नंबर नहीं कटेंगे, पर जनरली लोग शो करके दिखा देते हैं इसको कि भाई ऐसे शो होना है। तो PYQ 32 एकदम सिंपल था, किसी तरीके की कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ओके, हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है PYQ 5 और PYQ 25, कॉपी पेस्ट है दोनों, दोनों में से एक करेंगे हम। तो PYQ 5 हम करने वाले हैं, इसके बाद EOQ के अकेले के, अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो अब क्या होगा, अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है लेवल सेटिंग। अलग अलग लेवल्स आएंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान, बहुत मजा आएगा आपको उसमें। ईओक्यू से भी ज्यादा आसान है। अब सोचो, अगर कोई चीज ईओक्यू से भी आसान है तो कितनी आसान होगी। हम लोग तो इतना ईओक्यू कर चुके हैं कि ईओक्यू आपके डीएनए में पहुंच जाएगा, और आपके बच्चे जब पैदा होंगे, आपके खुद के बच्चे, तो उनके डीएनए में ईओक्यू पहुंचेगा। जब आपके बच्चे पैदा होंगे वो रोएंगे नहीं, उआ उआ नहीं करेंगे, वो करेंगे ईओक्यू ईओक्यू, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। इतना अंदर बैठ जाएगा कुछ टाइम में आपके। इतने क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, इतने क्वेश्चन कर लेंगे, इतने एग्जाम्पल कर लेंगे कि अंदर बैठ जाएगा, अंदर तक के हाँ भाई पूरी तरीके से समझ चुके हैं। आप कहोगे सर हमें समझ में आ चुका है, उसके बाद में मैं कहूंगा 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस हो जाएगा क्लियर। हाँ जी, तो PYQ 5 बढ़िया क्वेश्चन है। PYQ 5 के बाद फिर PYQ में हमारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा EOQ का। अभी जो हम लेवल सेटिंग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद अगला कंसेप्ट रहेगा हमारा। तो और जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो लेवल सेटिंग और ईओक्यू के मर्ज करके आएंगे। तो उसमें इतना इन डेप्थ ईओक्यू नहीं जाएगा जितना हमने अभी तक पढ़ा है। वहां सिंपली ईओक्यू पूछ लेगा, जैसे रिक्वायरमेंट 1 ईओक्यू निकालो, 2 3 4 में कुछ और चीजें पूछेगा, वो देखेंगे हम आज। ठीक है, हमारे पास अगला क्वेश्चन है PYQ 5। PYQ 5 पेज नंबर है 1.35, पेज नंबर 1.35 PYQ 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको देख के ऐसा लगेगा कि सर ये क्वेश्चन तो हमने अभी करा है। इसकी जो रिक्वायरमेंट नंबर 3 है, बस वो रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके लिए ये क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। आ जाइए पढ़ते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल। तो भाई सारी दुनिया जो प्रोडक्ट बनाती है वो किसी ना किसी रॉ मटेरियल से ही बनाती है। विच इज परचेज एट ₹60 पर केजी। ठीक है जी, रॉ मटेरियल 60 रुपए पर केजी के रेट से। द कंपनी इनकर्स हैंडलिंग कॉस्ट प्लस फ्रेट 360 प्लस 390 पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट तोड़ तोड़ के दे दी, बिल्कुल जैसे अभी PYQ 32 में देखा था हमने। जरा 360 और 390 को जोड़ना, 750 आ गया जी। चलो जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट 750 आ गई। इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 0.50 पर केजी पर मंथ। तो 0.5 पर केजी पर मंथ है, तो पूरे साल का हो गया 6 रुपए। प्लस इन एडिशन कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस यानी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज ₹9 पर केजी पर एनम, पूरे साल का दे दिया, तो ये हो गया 15। एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 लाख यूनिट। हम 1 लाख यूनिट फिनिश गुड्स की बनाने वाले हैं। एंड 2.5 यूनिट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल। 1 किलोग्राम रॉ मटेरियल से 2.5 यूनिट बनेगी। तो इसका मतलब हमारा रॉ मटेरियल हमें चाहिए 40,000 किलोग्राम। हमेशा रिवर्स करके भी देख लेना, 40,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल से 1 किलोग्राम से 2.5 यूनिट बनती है, तो 40,000 मल्टीप्लाई विद 2.5, 1 लाख यूनिट बनकर तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी, ये आ गया। तो बिल्कुल वही PYQ 32 वाली टर्म्स हो गई सारी। पहली रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है जी, EOQ निकालते हैं, ये 10 नंबर में दिया, ये ठीक है भाई, ये बात अच्छी लगी मेरे को यहां पर। PYQ 5 रिक्वायरमेंट नंबर 1 EOQ 2AO/C अंडर रूट वर्किंग नोट ए 1 लाख यूनिट फिनिश गुड्स की चाहिए। 2.5 यूनिट फिनिश गुड्स की बनती है इन 1 kg रॉ मटेरियल में, तो 40,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल हमें चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट
हैंडलिंग प्लस फ्रेट 360 प्लस 390 750 और तीसरा ये दे देते हैं सी 50 पैसे पर केजी पर मंथ प्लस ₹9 पर केजी पर एनम ₹15 पर केजी पर एनम टू multiply by 40,000 multiply by 750 divided by 15 2000 किलोग्राम। लो जी, ईओक्यू तो हमारे पास निकल गया। क्लियर है? ईओक्यू हमारे पास निकल कर आ गया। सेकंड रिक्वायरमेंट में इन्होंने ऑर्डर शेड्यूल पूछा है कि हाउ फ्रीक्वेंटली प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर्स, बी एडवाइज हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑर्डर फॉर प्रोक्यूरमेंट बी प्लेस्ड। प्रोक्यूरमेंट माने परचेज करना, मटेरियल को परचेज करने के ऑर्डर किस तरीके से दिया जाए। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, इसको हम ऑर्डर शेड्यूल भी बोलते हैं। इसको हम दो ऑर्डर्स के बीच में गैप या इंटरवल भी बोलते हैं। ऐसे आपको एग्जाम में नहीं लिखने हैं तीन तीन, ये तो मैं इसलिए लिखवाता हूं जिससे आपको नाम याद रहे कि तीनों बातें एक ही है। सिनोनिम है ये सब। इंटरवल बिटवीन टू ऑर्डर्स, दो ऑर्डर्स के बीच में कितना गैप रहता होगा। क्वेश्चन ने हमें दिया है कहीं पर 360 डेज। एक बार चल के देख लेते हैं कि भाई ये बात बोली है या नहीं बोली है। दिस क्वेश्चन के अंदर कहीं नहीं लिखा कि 360 डेज है। ओके, नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स। मंथ में वीक में भी निकाल सकते हैं। 365 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। ए बाई आर ओ क्यू। पूरे साल में 40,000 किलोग्राम आपको मंगवाना है और एक बार में आप 2,000 किलोग्राम मंगवाते हो। 20 ऑर्डर हो गए और राउंड ऑफ है 20 ऑर्डर्स। 365 डिवाइड बाई 20 18.25 डेज। आप अगर कभी भी आपका जो एक्यूरेट आंसर आता है उस वो फाइनल आंसर है सीधे लिख के खत्म कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास 18 या 18.25 डेज में हमारा एक ऑर्डर हो गया, तो अप्रोक्स 18 इसको लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी आपको समझना है। पॉइंट नंबर सी के लिए, पॉइंट नंबर सी के लिए ही मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं। सी इसके अंदर एक अच्छा पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे पॉइंट नंबर सी। और क्लास में जितना पानी पी सकते हैं उतना पानी पीते रहिए। पानी पीने से बॉडी ऑक्सीडाइज रहती है, एक्टिव रहती है, नींद नहीं आती, बच्चा अटेंटिव रहता है। वरना अपना क्लास देखते 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 धड़म गया, हाँ सर कुछ कह रहे थे, हाँ सर क्या कह रहे थे, अच्छा धड़म। तो पानी पीते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। और आपको जैसे पढ़ाई करते हुए अगर आईज में कई बार ड्राइनेस होती है, ऐसा होता है बहुत कि आंखें जलने लग गई, ड्राइनेस, तो उसका क्या सॉल्यूशन होता है, आंखों पे बीच बीच में जाके मुंह धोइए, आंखों पे पानी मारिए, एकदम फिट हो जाएगा। मैं वो सारी चीजें आपसे शेयर करता रहता हूँ जो मैंने स्टूडेंट लाइफ में देखी कि भाई मेरे साथ ये चीजें हुई, तो उन चीजों को मैं बताता रहता हूँ। भाई जितना भी मेरा अपना एक कॉस्टिंग को लेकर, एफएम को एसएम को लेकर ज्ञान है वो एक अलग की चीज है, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैंने जो भी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस हैं स्टूडेंट लाइफ के, वो आपके साथ शेयर करता रहूं। कुछ ना कुछ बच्चों के तो वो चीजें काम आ ही जाती हैं। जी, पॉइंट नंबर सी।
आ जाइए पढ़ते हैं, ध्यान से देखना पॉइंट नंबर सी। इफ द कंपनी प्रपोज टू रेशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर, रेशनलाइज का मतलब होता है बांटना। अगर कंपनी अपने प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स को बांटती है, ठीक है, कंपनी प्रपोज टू रेशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑन क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस यानी हम जो अपने ऑर्डर है वो क्वार्टरली दिया करेंगे। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर 1 2 3 4। हर क्वार्टर के अंदर आपके 3 महीने होते हैं, 12 महीने का पूरा साल है, तो 4 हिस्सों में तोड़ेंगे तो 3 महीने का आपका एक क्वार्टर हो गया। तो क्वार्टरली बेसिस पे ऑर्डर देंगे, यानी कि हमारे जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं वो नंबर ऑफ ऑर्डर होंगे पूरे साल में 4 क्वार्टरली बेसिस। अगर मंथली बेसिस पे ऑर्डर दोगे तो ऑर्डर होते हैं 12। अगर 15 डेज पे ऑर्डर दोगे तो ऑर्डर हो जाते हैं 24। वीकली ऑर्डर दोगे तो 52 ऑर्डर हो जाते हैं। तो क्वार्टरली बेसिस पर अगर दोगे तो 4, हाफ ईयरली बेसिस पे दोगे तो 2 ऑर्डर हो जाते हैं, और अगर ऑर्डर ईयरली जाता है आपका तो एक साल का एक ऑर्डर हो गया सिर्फ। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई हम पूरे साल में अगर 4 ऑर्डर देना चाहें, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम 18 दिन में ऑर्डर दे रहे हैं, अब हम चाहते हैं हम 3 महीने में ऑर्डर दें पूरे। वॉट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी नेगोशिएटेड। तो हमें कितने परसेंट डिस्काउंट नेगोशिएट करनी चाहिए। अरे भाई ये कैसी बात हुई, पहले क्वेश्चन क्या थे लास्ट क्लास तक जो हमने देखे थे कि सामने वाला हमें बताता था कि तुम क्वार्टरली ऑर्डर दो, तुम इतने इतना ऑर्डर साइज दो, तो मैं तुम्हें 5% डिस्काउंट दूंगा, 4% डिस्काउंट दूंगा। तो हम स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन ऑफ डिस्काउंट ऑफर बनाते थे। लेकिन यहां पर ये आपको डिस्काउंट दे नहीं रहा, आपसे पूछ रहा है कि कितनी डिस्काउंट लेनी चाहिए। इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, अगर आप ईओक्यू को फॉलो नहीं करोगे, आप ईओक्यू की जगह पर साल में 4 ऑर्डर देने पर आओगे कि जी हम तो साल में 4 ऑर्डर दिया करेंगे। ठीक है भाई, 2 साल में 4 ऑर्डर। अगर आप ऐसा करोगे तो इससे आपकी कुछ क्या लगेगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, क्योंकि ईओक्यू से सस्ता तो कोई होता नहीं। तो अगर ईओक्यू की जगह 4 ऑर्डर देने जाओगे तो आपकी कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगी। ये जो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, इतनी कम से कम हमें डिस्काउंट मिल जानी चाहिए। तो जो मान लो मेरे 20,000 रुपए फालतू लग रहे हैं ईओक्यू ना मानकर, तो 20,000 की सामने वाला डिस्काउंट दे दे, मेरा नुकसान सेट ऑफ हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली इनडायरेक्टली हमें डिस्काउंट नहीं निकालनी, हमें निकालना है कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी वही हम डिस्काउंट ले लेंगे। आ जाइए, स्टेटमेंट शोइंग परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट टू बी नेगोशिएटेड। पर्टिकुलर्स ईओक्यू 2000 किलोग्राम आपका है जो भी चल रहा है, और क्वार्टरली पर अगर आप आओगे तो 10,000 किलोग्राम मंगवाओगे। ये मैंने 10,000 कैसे लिख दिया, इसकी वर्किंग दिखाऊंगा मैं। आप एक साल में 4 ऑर्डर दे रहे हो, आपको पूरे साल में मंगवाना कितना है, 40,000। एक साल में 4 ऑर्डर दोगे तो एक बार में कितना मंगवाओगे, 10,000। तो अब आपका ऑर्डर साइज 10,000 हो जाएगा, नया आरओक्यू आपका 10,000 होगा। अच्छा, यही अगर हाफ ईयरली बोलते तो 20,000 किलोग्राम हो जाता। 40,000 पूरे साल में मंगवाना है मुझे। ओके, अब आपको ध्यान होगा जब क्वेश्चन हमें डिस्काउंट बता देता था तो हम परचेज कॉस्ट लेते थे। अब मुझे बताइए क्या यहां पर आपको डिस्काउंट पता है, आंसर इज नो। तो अगर मैं परचेज कॉस्ट लूं तो 40,000 किलोग्राम कितने रुपए से आ रहा है, अभी प्राइस इसका पहली लाइन में लिखा है 60 रुपए। तो यहां पे क्या आपको डिस्काउंट पता है भाई, 5% है, 10% है कि नहीं पता। तो यहां पर परचेज कॉस्ट नहीं आएगी। परचेज कॉस्ट तब ली जाती है जब मुझे डिस्काउंट पता हो। यहां तो मैं डिस्काउंट निकाल रहा हूं कि आखिर कितनी डिस्काउंट आएगी। तो हमारे पास यहां पर एक्स्ट्रा कॉस्ट निकालनी है आपको कि ईओक्यू ना मानने की वजह से एक्स्ट्रा खर्चा कितना बैठ रहा है। तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ईओक्यू पर आपके ऑर्डर हैं 20,
निकाल चुके हैं आप, 20 ऑर्डर है ऊपर वर्किंग में, और क्वार्टरली का मतलब ये 4 ऑर्डर। अगर आप इसको ऐसे भी करोगे 40,000 पूरे साल में डिवाइड बाई 2,000 किलोग्राम, ये हो गए आपके 20, 40,000 डिवाइड बाई 10,000, ये हो गए आपके 4 ऑर्डर्स। ओके, मल्टीप्लाई बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी 750, 15,000, 3,000। एनुअल कैरिंग कॉस्ट, आपको ध्यान है डिस्काउंट वाले केस में कैरिंग कॉस्ट भी बदल जाती थी, हाफ ऑफ ROQ मल्टीप्लाई बाई C, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट पर ऑर्डर। हाँ जी, तो जब हम लोग डिस्काउंट हमें दी होती थी तो कैरिंग कॉस्ट बदल जाती थी, जैसे हाफ ऑफ ROQ 2,000। अब क्वेश्चन मुझे कह दे मेरी कैरिंग कॉस्ट है जी 10%, तो मैं क्या करता है इसके आगे 10% ऑफ 60, 60 रुपए की एक यूनिट है, 1 किलोग्राम, और यहां पर करता हाफ ऑफ 10,000 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई 10% ऑफ डिस्काउंट के बाद, जैसे मान लो ये 56 रुपए का हो गया तो 56, ऐसे करता मैं। लेकिन यहां पर तो मेरे को पता ही नहीं है कि आगे प्राइस होने क्या वाला है, तो इस सिचुएशन में हमारी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम फिक्स रहेगी। यहां पर कैरिंग कॉस्ट नहीं बदल सकते, ना यहां परचेज कॉस्ट ले सकते हैं, यहां सिर्फ एक्स्ट्रा कॉस्ट निकाल रहे हैं। आपको ध्यान होगा जो एक्स्ट्रा कॉस्ट वाले क्वेश्चन थे, एक्स्ट्रा कॉस्ट वाले या सेविंग वाले क्वेश्चन देखते हैं। एक्स्ट्रा कॉस्ट या सेविंग वाले क्वेश्चन में क्या होता था, आपके पास में 1 मिनट, ये तो हो गया डिस्काउंट वाला। हाँ, एक्स्ट्रा कॉस्ट वाले में हम सिंपली क्या लेते थे, ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट EOQ पर और ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट किसी दूसरे वाले लेवल पर। उसके अंदर हमारी जो कैरिंग कॉस्ट थी अगर 1.8 है तो वो दोनों जगह पर 1.8 ही है, 15% ऑफ 12 1.8 आ गया, तो कैरिंग कॉस्ट नहीं बदलती थी। अब यहां पर आप क्वेश्चन में जाकर देखेंगे तो क्वेश्चन ने आपको कैरिंग कॉस्ट कैसे दी हुई है, 15 रुपीज पर केजी पर एनम, परसेंटेज में खुद ही नहीं दी। उसको पता है कि क्वेश्चन के अंदर ये बात आएगी तो परसेंटेज से तो क्वेश्चन हिल जाएगा, परसेंटेज ऑफ प्राइस क्या होगा, तो परसेंटेज में नहीं दिया, सीधे लिख दिया 15 रुपए लेके चलो। तो यहां पर आप 15 रुपीज सीधे लेकर चलेंगे जी, 15 रुपए जी। ओके, तो यहां पर जब आपसे पूछा जाता है डिस्काउंट बताओ, तो परचेज कॉस्ट नहीं लेनी होती, कैरिंग कॉस्ट नहीं बदलती, आपको सिर्फ एक्स्ट्रा कॉस्ट निकालनी है, और क्वेश्चन खुद इंफॉर्मेशन ऐसे देगा जिससे आप ना फंसो। अगर परसेंटेज में देगा तो कैसे करेंगे, क्या होगा, वो भी बातचीत हम लोग आगे करेंगे, वो भी आएगा। 2,000/2 मल्टीप्लाई बाई 15, ये आगे 15,000, और 10,000/2 मल्टीप्लाई 15, 75,000। तो यहां पर टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, यहां पर टोटल कॉस्ट आ गई 30,000, और आपके पास दूसरे वाले में टोटल कॉस्ट आपकी आ जाएगी 78,000। अब बताइए आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट यही है जो हमें मांगनी है डिस्काउंट, इतनी ही हम डिस्काउंट चाहते हैं कम से कम। तो 48,000 आपके एक्स्ट्रा खर्च हुए हैं, हमें कम से कम इतनी डिस्काउंट मिलनी चाहिए। अगर हम EOQ की जगह क्वार्टरली ऑर्डर पर जाते हैं, अगर हम EOQ की जगह क्वार्टरली ऑर्डर पर जाते हैं तो हमारे 48,000 एक्स्ट्रा खर्च होंगे, तो आप उतनी डिस्काउंट दे दो। अब जरा क्वेश्चन में जाकर देखिए कि क्वेश्चन ने आपसे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पूछा है या नहीं। आ जाइए चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है जी, पढ़ते हैं। इफ कंपनी प्रपोज टू दिस, व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, कितने परसेंट डिस्काउंट, तो आपको परसेंटेज में आंसर देना होगा। तो बड़ा सिंपल है, 48,000 के डिस्काउंट मुझे पूरे सामान के ऊपर चाहिए, ठीक है, और 1 किलोग्राम है 60 रुपए का। ओके, आ जाइए, परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ये मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट या डिस्काउंट इतनी, ये टोटल है, डिस्काउंट पर केजी
1 किलो पर कितनी डिस्काउंट चाहिए आपको? 1 किलो पर डिस्काउंट हो गई हमारी 48,000 की डिस्काउंट। पूरे साल में 40,000 किलोग्राम सामान खरीदना है आपको। 48,000 डिवाइड बाई 40,000, रुपीज 1.20 पर केजी की डिस्काउंट आपको चाहिए। 48,000 की डिस्काउंट 40,000 किलोग्राम सामान पे चाहिए, तो 1 किलो पर 1 रुपये 20 पैसे की डिस्काउंट। परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, अगर मैं इस डिस्काउंट की परसेंटेज निकालूं तो बड़ा सिंपल होता है ये। 1.20 की डिस्काउंट चाहिए, कितने रुपए का सामान है जी? सामान 60 रुपए किलो है, तो 60 रुपए पे 1 रुपये 20 पैसे की आपको डिस्काउंट चाहिए। निकाल लीजिए कितने परसेंट डिस्काउंट आ गई। तो ये डिस्काउंट हमारे पास सिंपली आ गई 2%। यही हमारा मेन आंसर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसे नोट कर सकते हैं आप लोग। मतलब आप समझे, पहले डिस्काउंट हमें दी जाती थी, अब हमसे पूछी जा रही है। तो पूछी जा रही है तो कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा कॉस्ट निकालनी है। जितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट निकलेगी उतनी हमें डिस्काउंट दो। अगर आप कहते कि टोटल डिस्काउंट कितनी है तो 48, पर केजी डिस्काउंट कितनी है 1.2, और अगर आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज में बताओ तो 2% डिस्काउंट की हमें जरूरत है। यहां वर्किंग नोट में मुझे एक चीज लिखनी है, मैं वो लिख रहा हूं, इतने आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ROQ और ऑर्डर साइज इन केस ऑफ क्वार्टरली ऑर्डर। क्वार्टरली ऑर्डर्स में आपका ROQ क्या रहेगा? ROQ या फिर ऑर्डर साइज, 40,000 किलोग्राम पूरे साल में खरीदना है। पूरे साल में आपके ऑर्डर हो गए 4, 10,000 किलोग्राम। इसका मतलब आपका ROQ 10,000 किलोग्राम यहां पर बनने वाला है। बहुत ही बढ़िया। क्लियर है? एक हमारे पास इसका कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, PYQ 25, बिल्कुल कॉपी पेस्ट, कोई डिफरेंस नहीं पूरे क्वेश्चन में। PYQ 25, PYQ 21, 25 तो हम कर चुके हैं। ये रहा PYQ 21। पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट 10 नंबर का, वही रिक्वायरमेंट, फिगर्स भी सेम है, बस प्राइस बदल दिया स्टार्टिंग में। अ कंपनी मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ रॉ मटेरियल विच इज परचेज एट 80 रुपीज। हमारे वाले क्वेश्चन में PYQ 5 में 60 रुपए था। कंपनी इनकर्स हैंडलिंग कॉस्ट एंड फ्रेट 370 एंड 380, 370 प्लस 380 हो गया 750 रुपए, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 750 आ गई। कैरिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 25 पैसे पर केजी पर मंथ, तो 25 पैसे मल्टीप्लाई बाई 12 मंथ, प्लस वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की कॉस्ट 12 रुपीज पर केजी पर एनम, तो ये हो गया 15 रुपीज कैरिंग कॉस्ट। वहां भी हमारी कॉस्ट 15 है और 750 ऑर्डरिंग है। आगे कह रहे हैं हमें 1 लाख यूनिट बनानी है और 2.5 यूनिट बनेगी, तो यानी ए भी हमारा 40,000 किलोग्राम आ जाएगा। तो सब कुछ सेम है, फिगर्स भी सेम है। पहला EOQ निकाल रहे हैं तो EOQ 2000 किलोग्राम आ जाएगा। हमें ऑर्डर कितने दिन में देना चाहिए? 18 पॉइंट समथिंग डेज आए थे हमारे, तो 18 डेज अप्रोक्स में हमें ऑर्डर देना चाहिए। और तीसरा, कितने परसेंट हमें डिस्काउंट चाहिए? तो 48,000 की डिस्काउंट हमें चाहिए। जब परसेंटेज में निकालने की बात आएगी तो वही 48,000 किलोग्राम, 40,000, 48,000 की डिस्काउंट 40,000 किलोग्राम पर, तो 1.2 की डिस्काउंट चाहिए। अब परसेंटेज में निकालेंगे, अगर 60 से तो 2% आ रहा था, अगर 80 रुपए से निकालूंगा मैं तो यही हो जाएगा 1.2 डिवाइड बाई 80, 1.5%। तो यहां पर हमारी डिस्काउंट की परसेंटेज 1.5 हो जाएगी। कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, ये होमवर्क में रहेगा आपके पास, PYQ 5 का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब हमारे पास EOQ का लास्ट क्वेश्चन है। EOQ का एक क्वेश्चन है जिसके अंदर मतलब बहुत ही खूबसूरती के से क्वेश्चन बनाया गया है। अब हम अभी तक जो EOQ निकाल रहे थे वो सिंगल मटेरियल का निकाल रहे थे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 मटेरियल दिए गए हैं और उसके बाद EOQ पूरी तरह से खत्म, फिर हम लेवल सेटिंग वाले कंसेप्ट पे चले जाएंगे। BQ
5 हमने छोड़ा हुआ है, BQ5। पेज नंबर है आपके पास 1.2, BQ5। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, और दो मटेरियल्स को कैसे हैंडल करना है वो भी आएगा। जी, अर्नव लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट एक्स। तो प्रोडक्ट एक्स हो गया फिनिश गुड्स, ये फिनिश गुड्स प्रोडक्ट एक्स बनाते हैं, विच रिक्वायर्स टू रॉ मटेरियल्स ए एंड बी इन रेशो ऑफ 1:4। तो दो रॉ मटेरियल हमें चाहिए ए और बी, और 1:4 के रेशो में चाहिए, यानी ए की अगर 1 यूनिट चाहिए तो बी की 4, ए की 2 यूनिट चाहिए तो बी की 8, ए की 3 यूनिट चाहिए तो बी की 12, और ए की 4 यूनिट चाहिए तो बी की 16 यूनिट चाहिए होंगी। तो 1:4 के रेशो में मटेरियल लगेगा। ओके, द सेल्स डिपार्टमेंट हैज एस्टिमेटेड अ डिमांड ऑफ 5 लाख यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी फिनिश गुड्स, ठीक है, फॉर द ईयर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट 4 यूनिट्स ऑफ मटेरियल ए रिक्वायर्ड। फिनिश्ड गुड्स की 1 यूनिट बनाने के लिए रॉ मटेरियल ए की 4 यूनिट चाहिए। तो जैसे मैं कह सकता हूं, गाड़ी के अंदर टायर, तो एक कार बनाने के लिए 4 टायर चाहिए, ठीक है जी। और अब स्टेपनी मत जोड़ने लग जाना, बात को समझो, 4 दरवाजे ले लो, अब ये मत कहना हम पे फरारी है, फरारी में हम तो 2 ही दरवाजे लेंगे जी। तो 4 यूनिट लगेंगी मटेरियल ए की फिनिश्ड गुड्स बनाने में। तो बी की कितनी लगेंगी पहले आप ये बता दो। जितना भी ए लगता है उसका 4 गुना, 4 टाइम्स बी लगता है। तो अगर ए की 4 यूनिट लगेंगी तो बी की 16 यूनिट्स लगेंगी। ये सब कुछ हम वर्किंग में करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ए की डिमांड कितनी है? 5 लाख यूनिट। स्टॉक पोजीशन, स्टॉक दे दिया जी, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एज गिवन बिलो। तो ये सब स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है, बिगिनिंग यानी ओपनिंग, ओके। प्रोडक्ट एक्स दैट इज फिनिश्ड गुड्स, इसकी 12,000 यूनिट हम पे पहले से रखी हैं। अब मुझे एक बात बताइए, 5 लाख यूनिट बाजार में बिकेंगी जो डिमांड है, और 12,000 यूनिट मेरे पे पहले से रखी हैं, तो मुझे इस साल कितनी यूनिट बनाने की जरूरत पड़ेगी? तो इसका मतलब मुझे 4,88,000 यूनिट बनाने की जरूरत पड़ेगी, ओके। मटेरियल ए और बी का भी ओपनिंग स्टॉक रखा है 24,000 और 52,000 यूनिट। तो मटेरियल ए और बी जितनी भी जरूरत मेरे को पड़ने वाली है उसमें 24,000 और 52,000 यूनिट पहले से, बाकी की खरीद लेंगे। जैसे मान लो मेरे को ए की 1 लाख यूनिट चाहिए, जरूरत है, तो 24 रखी हुई है, 76,000 यूनिट परचेज कर लो, ओके। इन सब के स्टॉक दे दिए। टू प्लेस एन ऑर्डर द कंपनी हैज टू स्पेंड 15,000। एक ऑर्डर का खर्चा 15,000 रुपए आता है, तो ट्रक वाला एक साइड के 15,000 रुपए लेगा, जब भी आएगा 15,000 रुपए चाहिए उसको। कंपनी इज फाइनेंसिंग इट्स वर्किंग कैपिटल यूजिंग अ बैंक कैश क्रेडिट 13% पर एनम। जहां वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की बात आ गई, बेसिकली इंटरेस्ट की बात कर रहा है, बेसिकली कैरिंग कॉस्ट की बात कर रहा है, तो सी की बात कर रहा है ये, ठीक है जी। तो 13% पर एनम का इंटरेस्ट रेट है। प्रोडक्ट एक्स इज सोल्ड एट ₹1,040 पर यूनिट। कितने में प्रोडक्ट बिकता है उस समय कोई लेना देना नहीं। मटेरियल ए एंड बी परचेज एट 150 एंड 200 रेस्पेक्टिवली। ए 150 रुपए में आता है, तो ए की कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी? 13% ऑफ 150। बी आता है 200 में, तो बी की कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी? 200 मल्टीप्लाई बाई 13%। कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फर्स्ट पॉइंट, इफ ऑर्डर फॉर बोथ मटेरियल इज प्लेस्ड सेपरेटली। अगर दोनों मटेरियल अलग अलग ऑर्डर किए जाते हैं, जैसे मैंने ट्रक वाले को बोला हेलो भाई साहब ट्रक भेज दो ए लेकर, तो उस पूरे ट्रक में ए भरा हुआ है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ए के लिए √2 AOC निकालो, ओ वहां पर आ जाएगा 15,000, सी आ जाएगा 150 रुपए का 13%, और एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हमने फोन किया, अरे भाई साहब एक ट्रक और भेज दो बी का, अब बी का ट्रक आ रहा है, तो बी का ईओक्यू सेपरेट निकल जाएगा। पहले सेपरेट वाला देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं, फिर अभी क्या होगा, एक ही ट्रक के अंदर दोनों सामान एक साथ आएंगे। अब ऐसे में क्या करेंगे वो हमें सीखना है। तो पहले मैं आपको BQ5 की अंडरस्टैंडिंग करवाता हूं कि आखिर BQ5 है क्या, क्योंकि इसके बाद तो अब हमें EOQ
इस तरह से मिलेगा नहीं। अंडरस्टैंडिंग लिख लेते हैं यहां पर, अंडरस्टैंडिंग। देखो जी, एक है सप्लायर, सप्लायर से सामान परचेज किया जाता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और वो सामान जाता है स्टोर में। स्टोर से सामान फैक्ट्री में जाता है, जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन, के कंज्यूम हो रहा है जी, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, और ये गया फैक्ट्री में, और फैक्ट्री से बाहर निकलता है फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, अभी समझ लो, फिर आराम से नोट कर लेना। अब आप मुझे बताइए, फिनिश्ड गुड्स की सेल कितनी है? 5 लाख यूनिट्स। ओके, इसमें से हमारे पास फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक रखा है 12,000 यूनिट। तो मुझे बताइए, आपको प्रोड्यूस कितना करना पड़ेगा? 4,88,000 यूनिट्स, इतनी आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। सोल्ड कितनी है? 5 लाख। तो मुझे बताइए, फैक्ट्री से प्रोडक्शन जो होगा, प्रोडक्शन इन फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन होने वाला है वो होगा हमारे पास 4,88,000, और फिनिश्ड गुड्स की 12,000 यूनिट पहले से स्टोर में, जो भी वेयर हाउस है, रॉ मटेरियल जहां रखा जाता है उसे हम बोलते हैं स्टोर, और फिनिश गुड्स जहां पे रखा जाता है उसे बोलते हैं वेयर हाउस, शोरूम्स। फिनिश गुड्स शोरूम्स पे मिलता है, वेयर हाउस पे मिलता है, और रॉ मटेरियल के लिए बोलते हैं स्टोर में रखा हुआ है। तो फैक्ट्री से जो आपका जितना भी प्रोडक्शन होता है वो वेयर हाउस में चला जाता है। तो आपको सिर्फ 4,88,000 यूनिट बनानी है, 12,000 यूनिट पहले से हैं वहां पर, 5 लाख यूनिट उनके पास हो जाएंगी, वो उसे बेच देंगे। ये तो प्रोडक्शन हो गया। अब कंजम्पशन की बात करते हैं। कंजम्पशन में दो मटेरियल है हमारे पास, मटेरियल ए और मटेरियल बी। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है कि मटेरियल ए कितना लगेगा? क्वेश्चन ने बोला है मटेरियल ए 4 यूनिट लगेगा, 4 यूनिट मटेरियल ए की लगेगी। ठीक है जी, तो 4,88,000 यूनिट फिनिश गुड्स की बनानी है, इसमें 4 यूनिट रॉ मटेरियल ए की लगेंगी। तो रॉ मटेरियल ए कितना कंज्यूम होगा जी? 19,52,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल ए लगने वाली हैं। ये सब अभी हम लिख के करेंगे, सबका वर्किंग नोट बनाऊंगा, एक अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूं। अब बी कितना लगेगा? क्वेश्चन ने बोला है ए और बी का रेशो, ए और बी का रेशो 1:4 का है, यानी बी 4 गुना ज्यादा लगेगा। अगर ए 1 यूनिट लगेगा तो बी 4 यूनिट लगेगा, तो ये तो 4 गुना लगने वाला है। भैया 4 गुना लगने वाला है तो इनका तो रेशो 1:4 है, तो सीधा 4 गुना लिख सकते हो। मैं आपको बता दूं, 1952 मल्टीप्लाई 4, ये 7,808,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल बी लगने वाला है। ओके, वैसे अगर मैं लिखूं तो 4,88,000 फिनिश गुड्स मल्टीप्लाई बाई 16 यूनिट्स लगेंगी बी की। 16 यूनिट कैसे? 4 गुना ऑफ ए, 4 टाइम्स ऑफ ए, ये आ गया, ये कंजम्पशन है। इसके बाद में बात आती है परचेज की, के खरीदना कितना पड़ेगा। तो मटेरियल ए और मटेरियल बी अगर मैं खरीदने की बात करता हूं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो भाई जितनी भी आपकी कंजम्पशन है 19,52,000 और इसकी 7,808, इतना ये मटेरियल कंज्यूम होने हमारे ए और बी। इनमें से ए की 24,000 यूनिट हमारे पास पहले से हैं और बी की 52 पहले से हैं, तो जो यूनिट पहले से हैं वो खरीदने की जरूरत नहीं है। तो -24,000 एंड -52,000, तो ए कितना खरीदना पड़ेगा भैया? 1952 -24, 19,28,000 तो ये खरीदना पड़ेगा, और 7,808 -52, 77,56,000 बी खरीदना पड़ेगा। ये हमारी परचेज आ गई।
तो आपको परचेज इतनी यूनिट करनी पड़ेगी, और जो परचेज होती है वो ईओक्यू में काम आती है। अंडर रूट 2AO/C में जो ए है वो है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये लीजिए फुल स्क्रीन कर देता हूं मैं इसको, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ये जितनी भी वर्किंग हम लोग की यहाँ पर लिखी हुई है, अभी हम लोग इसको वर्किंग नोट्स भी बनाएंगे। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है बच्चों कि सिर्फ आपके समझने के लिए, ऐसा एग्जाम में कुछ करने की जरूरत नहीं। कई बार बच्चे पूछते हैं सर ऐसा चार्ट भी बना सकते हैं, कोई नीड नहीं है। अभी आपको इसके सिंपल सिंपल वर्किंग नोट बनवाए जाएंगे, और आप इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं। अगर आप पॉज कर देते हैं वीडियो और फिर नोट करते हैं तो उसमें टाइम कैलकुलेट आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी, फिनिश्ड गुड्स की 5 लाख की सेल होनी है, 12,000 हमारे पास पहले से, तो 488 बनाएंगे। अब रॉ मटेरियल कितना लगेगा इसमें, ए की लगेंगी 4 यूनिट, तो बी की लगेंगी 4 टाइम्स ज़्यादा 16 यूनिट। तो 1952 और 78,08,000 यूनिट्स इनकी लगेंगी। खरीदना कितना पड़ेगा, जितना जितना ओपनिंग स्टॉक है वो माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग पोर्शन आपको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम जाकर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखेंगे कि भाई आखिर रिक्वायरमेंट थी क्या। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर ए, इफ परचेज ऑर्डर फॉर बोथ मटेरियल्स इज प्लेस्ड सेपरेटली, यानी ए का ऑर्डर अलग दिया जाता है और बी का ऑर्डर अलग दिया जाता है, तो क्या होगा, ईओक्यू निकालना है। हमने अभी ए की कैलकुलेशन करी है कि परचेज कितना करना है, तो ए की कैलकुलेशन हमारे पास आ गई है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 15,000 है, कैरिंग कॉस्ट ए की 13% ऑफ 150 रहेगी, और बी के लिए 13% ऑफ 200 रहेगा। किस तरीके से कैलकुलेशन होगी देखिए, रिक्वायरमेंट नंबर ए, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ EOQ if order is placed सेपरेटली। तो क्वेश्चन ने पहले वाले में हमारे से सेपरेटली मांगा है, और उसके बाद में एक साथ मांगेगा। EOQ इक्वल टू 2AO/C मटेरियल ए। तो अगर हम मटेरियल ए की बात करें, 2 मल्टीप्लाई बाई ए कितना आएगा, 1928। ऑर्डरिंग कॉस्ट 15,000, कैरिंग कॉस्ट 150 रुपीज की 13% है, यानी 19.5 हो गई। 13% ऑफ 150 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 1928,000 मल्टीप्लाई बाई 15,000 डिवाइडेड बाई 19.5 इक्वल टू जो भी आया अंडर रूट 54,462.407। तो 62 यूनिट्स पर खत्म कर देते हैं, राउंड ऑफ 0.40 यूनिट्स भी लिख सकते हैं। तो ए का हमारे पास निकल आया कि भाई 54,462 यूनिट ए की हम एक बार में मंगवाएंगे। मटेरियल बी की अगर बात की जाए, मटेरियल बी 2 मल्टीप्लाई बाई 77,56,000 इसकी परचेज निकल कर आई है। अभी वर्किंग नोट बनाएंगे इसका, ऐसे चित्रकारी नहीं करनी हमें एग्जाम में, प्रॉपर वर्किंग नोट बनाएंगे, और ये है 13% ऑफ 200, 26 रुपीज हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाई 77,56,000 मल्टीप्लाई बाई 15,000 डिवाइड बाई 26 अंडर रूट 94,600 यूनिट्स आपके पास इसका आ गया। ओके, तो इसमें ओ दिया हुआ था, सी दिया हुआ था दोनों का। तो भाई किसी एक मटेरियल का पूछते थे अभी तक तो एक मटेरियल का डेटा दे देते थे। अब इन्होंने हमसे दो मटेरियल का पूछा है, तो दोनों मटेरियल का डेटा दे दिया हमने, अकॉर्डिंगली निकाल दिया। कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है, सिंपल है बिल्कुल, कोई इशू नहीं है। ओके, अब हमारे पास में वर्किंग नोट में हम सारी कैलकुलेशन दिखाएंगे। वर्किंग नोट देखिएगा, फर्स्ट
क्या इस तरीके का क्वेश्चन दो मटेरियल वाला आज तक एग्जाम में आया है? आंसर इज नो। दो मटेरियल वाला क्वेश्चन आज तक कभी एग्जाम में नहीं आया, लेकिन कभी आ जाए तो हमें आना चाहिए कि किस तरह से कैलकुलेशन होती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये और आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना पड़ेगा कि प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स एक्स कितना है। प्रोडक्शन ऑफ एक्स, एक्स हमारे पास फिनिश गुड्स है। इस क्वेश्चन में प्रोडक्शन निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया गया, तो सेल कितनी होनी है जी? 5 लाख। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पहले से एक्स का कितना है? 12,000 यूनिट। अगर क्लोजिंग स्टॉक होता तो वो ऐड हो जाता, पर वो नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। 4,88,000 यूनिट्स आपको एक बार में बनानी है पूरे साल में, ठीक है। अब बी, कंजम्पशन ऑफ ए। रॉ मटेरियल ए की कंजम्पशन कितनी होगी? 4,88,000 यूनिट्स हमें एक्स की बनानी है। एक यूनिट बनाने में 4 यूनिट्स ऑफ ए लगता है, तो 4,88,000 मल्टीप्लाई बाई 4, 19,52,000 यूनिट कंज्यूम होंगी। इसी के साथ में मैं लिख देता हूं परचेज ऑफ ए। परचेज ऑफ ए, कंजम्पशन होनी है 1952। पहले से ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ है तो खरीदना कम पड़ेगा, तो 19,52,000 कंज्यूम होना है। पहले से आपके पास 24,000 यूनिट्स रखी हुई हैं, तो आपको परचेज करना पड़ेगा 19,28,000। क्लोजिंग स्टॉक होता है तो जोड़ देते हैं, वो क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। सी, कंजम्पशन ऑफ बी 4,88,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 16 यूनिट्स ऑफ बी। बी की 16 यूनिट लगेंगी, यहां पे लिख भी देता हूं 4 टाइम्स ऑफ ए। ए और बी का 1:4 का रेशो था, यानी जितना भी ए लगेगा उसका 4 गुना बी लगेगा। ओके, तो यहां पर आ गया 488 मल्टीप्लाई 16, 78,08,000। कई बार बच्चा पूछता है क्या सर हम 1952 का ही मल्टीप्लाई बाई 4 कर दें, 4 गुना लगना है? यस, कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। यूनिट्स, परचेज ऑफ ए, सॉरी बी, 78,08,000 यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक है 52,000। इसका फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा मैंने? ऊपर ए के लिए फॉर्मूला लिख चुका हूं, सेम फॉर्मूला परचेज का बी के लिए, तो एक फॉर्मूले को बार बार लिखने की कभी क्वेश्चन में जरूरत नहीं होती, एक बार लिख दिया काम खत्म। ये आ गया 77,56,000 यूनिट्स। अब आप ये देखिए कि अगर यही वर्किंग नोट मैंने स्टार्टिंग में बनवा दिया होता तो बहुत कंफ्यूजन होता। पहले चार्ट बना के समझ लिया है तो अब चीजें क्लियर होंगी कि हाँ ठीक है ये इस तरह से चल रहा है, लेकिन बिना चार्ट के बिना अंडरस्टैंडिंग के करते तो दिक्कत आती। अभी जब हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो इतने सारे सिमिलर क्वेश्चन हमें मिलेंगे इस तरीके के कि हमें ये चीजें याद होती चली जाएंगी और हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो ये हमारे पास इसका पॉइंट नंबर ए खत्म हो गया। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका पॉइंट नंबर ए खत्म हो गया। हमारे पास कंजम्पशन से हमने परचेज पे आ गए, ईओक्यू सेपरेटली निकाल दिया। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर 2, ये ए था तो वर्किंग नोट ए बी सी कर दिए मैंने, वर्किंग नोट करने चाहिए थे मुझे 1 2 3, कोई बात नहीं, 1 2 3। अब हमारे पास में रिक्वायरमेंट नंबर बी क्वेश्चन की, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर बी है इफ परचेज ऑर्डर फॉर बोथ मटेरियल इज नॉट प्लेस्ड सेपरेटली। अब हम सेपरेटली ऑर्डर नहीं दे रहे, ओके। ईओक्यू इफ परचेज ऑर्डर इज नॉट प्लेस्ड सेपरेटली, ओके। अगर आप सेपरेट ऑर्डर नहीं देंगे तो ईओक्यू
ए एंड बी कंबाइंड आएगा 2AO/C। फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यहां पर हम इसकी वर्किंग करेंगे। अभी वर्किंग के लिए मैं जगह छोड़ रहा हूं क्योंकि हमें ए निकालना है और सी निकालना है। इसके बाद में हमारे पास जैसे कंबाइंड आ जाएगा तो फिर यहां पर मटेरियल ए कितना होगा इस कंबाइंड में और मटेरियल बी कितना होगा कंबाइंड में आएगा। दो दो लाइनें चाहिए लिखने के लिए क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रहेंगे यहां पर। अब जरा देखिए अब क्या स्थिति आ रही है। अभी तक जो आपने स्थिति देखी है और अब जो स्थिति आने वाली है उसमें थोड़ा सा फर्क है। आसान बहुत है, बहुत सिंपल है, इतना नोट करिए। फिर मैं आराम से बताता हूं आपको। बहुत सिंपल केस है, बहुत आसान केस। ला 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 ला। हाँ जी, देखिए आराम से समझना। इतना लिखकर आप लोग छोड़ दीजिए। यहां पर मैं लिख रहा हूं वर्किंग नोट। आप लोग मत लिखना, वर्किंग नोट के लिए मैं टाइम दूंगा आपको, पहले समझने वाली चीज है, ठीक है। सबसे पहले एनुअल रिक्वायरमेंट ए एंड बी कंबाइंड आएगा। दोनों की परचेज एक साथ लेंगे। अब तो बड़ा सिंपल है। ए पूरे साल में कितना मंगवाना है 1928। बी कितना मंगवाना है 7756। 1928 7756 हमने दोनों मटेरियल जोड़ लिए 9684,000 यूनिट्स। इसका मतलब हमारे पास कंबाइंड यूनिट 96,84,000 है। बिल्कुल सिंपल है। जब हम दोनों का ईओक्यू एक साथ निकाल रहे हैं, पहले हम क्या सोच रहे थे कि एक सप्लायर ये है और एक सप्लायर ये है। इस तरह से समझना आप। इसके पास से जो ट्रक आएगा उसमें ए रख कर आएगा और इसके पास से जो ट्रक आएगा उसमें मटेरियल बी रख कर आएगा। या मान लो ए की सप्लायर से ए के लिए ट्रक अलग आएगा और बी के लिए अलग आएगा। तो ए की परचेज क्वांटिटी ले ली, ए की कैरिंग कॉस्ट ले ली। बी की परचेज क्वांटिटी ले ली, बी की कैरिंग कॉस्ट ले ली। दोनों का ईओक्यू सेपरेटली आ गया। अब ये कह रहे हैं कि ए की सप्लायर से ए की ट्रक के अंदर ए और बी दोनों रखे हुए आएंगे। यानी इसी ट्रक के अंदर ये सप्लायर ए एंड बी दोनों आने हैं इसी ट्रक के अंदर। ओके, तो इसके अंदर देखिए हमें सबसे पहले सोचना होगा कि पूरे साल में परचेज दोनों की कितनी करनी है। तो 96,84,000 दोनों की परचेज है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी रहेगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट ट्रक की 15,000 है। ट्रक का एक चक्कर 15,000 रुपए का है, वो सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। पॉइंट नंबर 3, कैरिंग कॉस्ट की बात आएगी। तो अब हमारे पास जो कैरिंग कॉस्ट आने वाली है, कैरिंग कॉस्ट का मतलब है एक यूनिट पर लगने वाला पूरे साल का कैरिंग कॉस्ट का खर्चा। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पर इसके अंदर तो ए भी है बी भी है। कुछ यूनिट ए, कुछ डब्बे ए के हैं कुछ बी के हैं। ये ए का डब्बा, ये बी का डब्बा, ये ए का, ये बी का। अरे भाई इसमें अब कैसे निकालें कैरिंग कॉस्ट। कुछ सामान 150 रुपए वाला है, कुछ सामान 200 रुपए वाला है। तो क्या करें, 150 प्लस 200, 350 ले लें कैरिंग कॉस्ट। अगर आपने 350 किया तो गलत हो जाएगा क्योंकि 350 एक यूनिट की नहीं, 2 यूनिट की कॉस्ट है। 350 हमें चाहिए कैरिंग कॉस्ट में, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो ये तो एक यूनिट की कॉस्ट नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाता है, एवरेज प्राइस लिया जाता है। तो एवरेज प्राइस बच्चा कर सकता है 150 प्लस 200 डिवाइड बाई 2। एक होता है सिंपल एवरेज, यहां पर सिंपल एवरेज नहीं लगेगा। रीजन, डिवाइडेड बाई 2 करने का मतलब है कि ये दोनों इक्वल रेशो में परचेज किए जा रहे हैं। यानी एक यूनिट ए की है और एक यूनिट बी की है, तो एक यूनिट 150 की, एक यूनिट 200 की। तो ऑन एन एवरेज 175 की एक यूनिट हो गई। एवरेज प्राइस निकाल लिया। यहां पर जो यूनिट्स मंगवाई जा रही हैं वो अलग अलग है। ध्यान से देखिए, ए की कितनी यूनिट परचेज करोगे पूरे साल में 19,28,000।
बी की कितनी करोगे 77,56,000, तो इनका रेशो सेम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें निकालना पड़ता है वेटेड एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट। तो 19,28,000 यूनिट्स आएंगी जो 150 रुपए के रेट से आती हैं, प्लस 77,56,000 यूनिट आएंगी जो 200 रुपए के रेट से आएंगी, डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स। तो टोटल कॉस्ट ऊपर आ गई 1928 मल्टीप्लाई बाई 150, 77,56,000 मल्टीप्लाई बाई 200। डिनोमिनेटर में लेनी है हमें टोटल कॉस्ट। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल यूनिट, वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स। तो अब हमारे यहां पर टोटल यूनिट कितनी है 1928 प्लस 77,56, दोनों को जोड़ देंगे और मैं बता दूं दोनों का जोड़ 96,84,000 है। ओके, अब यहां पर हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट जो निकलेगी 1928,000 मल्टीप्लाई बाई 150 प्लस 77,56,000 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइडेड बाई 96,84,000, 190.04, तो रुपीज 190 पर यूनिट ऑन एन एवरेज प्राइस आ गया। तो हमारे पास जो स्टॉक आ रहा है उसमें कुछ यूनिट 150 वाली हैं, कुछ यूनिट 200 वाली हैं। एक यूनिट का अगर ऑन एन एवरेज प्राइस निकालें तो 190 रुपए के आसपास आपका एवरेज प्राइस आ जाएगा। वेटेड एवरेज प्राइस निकालेंगे क्योंकि दोनों की यूनिट का रेशो अलग अलग है। यहीं पे अभी रुकते हैं, अभी रुक जाइएगा। कुछ बच्चों का ये डाउट आता है कि सर क्वेश्चन ने हमें एक बात बताई थी कि रेशो 1:4 है, रेशो ए और बी का 1:4 है। तो 1:4 रेशो है तो क्या हम ऐसे ले सकते हैं 150 इंटू 1/5 प्लस 1 और 4 5 हो जाएंगे दोनों मिलकर, कि एक यूनिट अगर ए की आएगी तो 4 यूनिट बी की आएंगी, प्लस 200 मल्टीप्लाई बाई 4/5। क्या हम ऐसे वेटेड एवरेज निकाल सकते हैं? आंसर, ऐसे हम वेटेड एवरेज निकाल सकते थे अगर क्वेश्चन के अंदर ये ओपनिंग स्टॉक्स ना होते। इन ओपनिंग स्टॉक्स ने हमारा रेशो बदल दिया। आप ध्यान से देखिए जरा 1952 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 1952,000 मल्टीप्लाई बाई 4, 7808 आ गया। तो यहां तो 1:4 का रेशो था, यहां 1 है तो यहां 4 है, लेकिन ये स्टॉक माइनस होने के बाद में इनका रेशो 1:4 नहीं है। अब जरा 1928 को मल्टीप्लाई बाई 4 करके देखिए, 77,12,000, इसका मतलब रेशो बिगड़ गया। तो क्वेश्चन में क्योंकि ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था इसलिए इनके रेशो बिगड़ चुके हैं। तो 1:4 के रेशो में भी वेटेड एवरेज नहीं निकाल सकते। 1:4 का वेटेड एवरेज का मतलब है एक तरीके से 20% ए और 80% बी, यानी 20% ए लगता है 80% बी लगता है, तो 20 और 80% की प्रोबेबिलिटी के साथ क्वेश्चन सोल्व हो सकता है वेटेड एवरेज में, जो आपने पढ़ा होगा। उतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं वो बता रहा हूं जो बच्चों के डाउट आते रहते हैं। तो क्या यहां पर 1:4 के रेशो से क्वेश्चन हो सकता था? आंसर इज यस, हो सकता था अगर ओपनिंग स्टॉक माइनस होकर रेशो चेंज ना हुआ होता तो। अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अब मैं सिंपल बात बताता हूं बिल्कुल आसान शब्दों में, ये तो मैं ज्यादा गहराई में चला गया थोड़ा। अगर दो मटेरियल आप एक साथ खरीदेंगे तो सिंपली आपको क्या करना होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिंपली दोनों मटेरियल की परचेज क्वांटिटी को एक साथ जोड़ लेना है। वो 96,48,000 आ गया। उसके बाद में आपने प्राइस का वेटेड एवरेज निकाल लेना है। इस पैटर्न को फॉलो करना है, कभी गलती नहीं होगी। वेटेड एवरेज प्राइस आ गया, क्वांटिटी आ गई, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन खत्म है अब। और इस क्वेश्चन के खत्म होते के साथ आपका ईओक्यू भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर हम दूसरे कंसेप्ट पे जाएंगे, लेवल सेटिंग, जो इससे बहुत ज्यादा आसान है। और जैसे ही लेवल सेटिंग वाला कंसेप्ट खत्म होगा आप समझिए कि मटेरियल चैप्टर दी एंड पे चला जाएगा, फिर मटेरियल में कुछ नहीं बचेगा। फिर जितने भी टॉपिक हैं वो एक या दो लेक्चर के हार्डली हैं। ओके, कॉस्टिंग के अंदर क्या सर इसी तरीके के चैप्टर हैं सारे? बिल्कुल, कॉस्टिंग के अंदर सारे चैप्टर ऐसे ही, कभी मटेरियल सीखेंगे, कभी एम्प्लॉय कॉस्ट सीखेंगे, कभी ओवरहेड सीखेंगे, ऐसे सीखते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान है, कॉस्टिंग बहुत सिंपल है। बस आराम से कंसेप्ट को समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी, चीजें किस तरह से चल रही हैं वो देखना है, प्रैक्टिस करनी है और चुटकियों में आपकी कॉस्टिंग
खत्म हो जाएगी। बहुत बढ़िया और आसान पेपर है और स्कोरिंग बहुत है। ये वो पेपर है जो आपको एग्जामिनेशन तो मतलब हम बात ही नहीं करते। कोस्टिंग के अंदर, एफएम के अंदर, एसएम के अंदर हम एग्जामिनेशन की बात नहीं करते। हमारा वो रहता है कि 80 90 90 प्लस इस तरीके का कुछ स्कोर रहना चाहिए। और खूब बच्चों के 90 प्लस आते हैं, खूब बच्चों के। हम बुक पे जो जो कई सारे बच्चों के तो हम जिनकी फोटो वगैरह होती है वो लगा भी देते हैं बुक पे, आप देखोगे भर भर के 90 प्लस, मतलब कोस्टिंग में, एफएम में, सब में 90 प्लस खूब देखने को मिलेंगे आपको। हाँ जी। अब हम जाते हैं, हमारे पास कंबाइंड ए आ चुका